नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और पिछली वीडियो तक हमने 14 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ समसामयिकी को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत 15 से 22 अगस्त तक के करंट अफेयर्स पर हम नजर डालेंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले पिछली वीडियो के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला प्रश्न पूछा था, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का लक्ष्य क्या है? इसमें ऑप्शन ए वनांचल में निवासरत लोगों के पोषण स्तर में वृद्धि और बी मिलेट फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ये दोनों ही सही है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ जनजातीय एटलस जारी करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य है? तो झारखंड और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ तीसरा ऐसा राज्य है जिसने जनजातीय एटलस जारी किया है। ठीक। अगला प्रश्न था, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कुल कितने जंगल का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किया गया है? तो इसका आंसर है 5553.26 हेक्टेयर। एकड़ में होता तो कितना एकड़ होता? ये 14,000 एकड़ होता। ठीक। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 14 अगस्त को। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस पर की गई प्रमुख घोषणाएं। आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष के द्वारा इस 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक। तो इसके अंतर्गत हमारे राज्य सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है और इसी के अंतर्गत कुछ तथ्य भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं जो हाल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ तथ्यों को। पहला तथ्य है कि स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ की जनता को 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की ऐतिहासिक सौगात। तो याद रखिए कौन कौन से जिले हैं भाई? मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़। ये 4 जिले जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक। नाम अच्छे से याद रखिएगा, मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़। ठीक। दूसरा है, महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन समाप्त। देखिए क्या होता था, पहले जो विद्यार्थी थे वो एक निश्चित आयु सीमा तक ही किसी महाविद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब उस आयु सीमा के बंधन को हटा लिया गया है। ठीक। अगला है, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना का नया नामकरण श्री धन्वंतरी योजना के रूप में किया गया है। आपको पता होगा कि बहुत सारी योजना चलती है जिसके अंतर्गत सस्ती दवाइयां दी जाती है। ठीक है। खासकर आपने ये सुना होगा ESIC। ठीक है। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनको जो सस्ती दवाइयां दी जाती है वो किस योजना के माध्यम से दी जाती है? मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के नाम से। ठीक है। अब इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री धन्वंतरी योजना। ठीक। अगली घोषणा है इसमें कि स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखार कर जनता के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब रजककार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। ठीक। तो याद रखिएगा, इसके लिए आपको पता होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए और शहरी क्षेत्रों में जो परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2 अक्टूबर 2019 को भी एक योजना प्रारंभ हुई है। नाम क्या है उस योजना का? याद रखिएगा, पौनी पसारी योजना।
ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इस पौनी पसारी योजना को और सुदृढ़ रूप प्रदान करने के लिए इन बोर्ड्स का गठन किया जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत रजक कार्य विकास बोर्ड, यानी कि ऐसे लोग जो कि धोबी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कपड़ा धोने का काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनका एक बोर्ड बनाया गया है। ठीक, इसके अलावा लौह शिल्प से जुड़े हुए लोगों के लिए लौह शिल्पकार विकास बोर्ड बनाया गया है। तेल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए तेलघानी विकास बोर्ड बनाया गया है। और चमड़े के जो शिल्पकार हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ चमड़े के बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक, जूता हो गया, चप्पल हो गया, इसके अलावा कारों के सीट कवर हो गए। ठीक है, ये सारे जो बनाते हैं किसके द्वारा? चर्म शिल्पकारों के द्वारा। तो इन चर्म शिल्पकारों को विकास की प्रगति से जोड़ने के लिए, ठीक है, विकास के क्रम में जोड़ने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। ठीक, अगला है बस्तर फाइटर्स बटालियन के तहत 2800 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक, बस्तर फाइटर्स बटालियन जो है ये बस्तर संभाग में बेसिकली नक्सलियों को काउंटर करने के लिए एक बनाया गया सैन्य दल है। इसके अंतर्गत 2800 पदों पर भर्ती की जाएगी, ऐसा कहा गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक, बस्तर फाइटर्स बटालियन के तहत 2800 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। नक्सल प्रभावित जिलों में 63 सुदृढ़ पुलिस थाना भवनों का निर्माण किया जाएगा ताकि नक्सली समस्या को अच्छे से हैंडल किया जा सके। अगला डेटा दिया गया है धान खरीदी के संबंध में। ठीक, विगत एक वर्ष में 263 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, विगत एक वर्ष में 263 धान खरीदी नए केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, नए धान खरीदी केंद्र खोले गए और 20,53,000 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले धान के खरीफ वर्ष में 20,53,000 किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान जो है ये खरीदा गया है। चलिए अगला पॉइंट है, किसानों को समर्थन मूल्य के हिसाब से 17,240 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कीर्तिमान है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक, इसका पहला कारण यह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से कहीं ना कहीं किसान कृषि की तरफ आकृष्ट हुए हैं, जिसका एक सीधा उदाहरण हमको मिलता है कि पिछले खरीफ वर्ष में लगभग 18.5 लाख कृषकों का पंजीयन इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किया गया था, लेकिन इस खरीफ वर्ष में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? लगभग 21.5 लाख। तो देखिए यहीं से अंतर दिख रहा है। 3 लाख किसान जो है इस योजना के अंतर्गत नए रूप में शामिल हुए हैं। ठीक, 1 नवंबर 2018 की स्थिति में 17 लाख से अधिक किसानों की लंबित सिंचाई जल कर राशि 244 करोड़ रुपए माफ किए गए थे। ठीक है, यानी 1 नवंबर 2018 की स्थिति में बता रहा है ये। ठीक, और पुनः 30 जून 2020 तक लंबित सिंचाई कर की राशि लगभग 80 करोड़ रुपए माफ करने का निर्णय लिया गया है। तो किसानों के लिए जो जलकर है उसको माफ भी इस सरकार के द्वारा किया गया है, ये अपने अभिभाषण में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक, तो मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण से हर एक फैक्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे, खासकर जिन लोग अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू देने वाले हैं सीजीपीएससी की, वो लोग इन आंकड़ों को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है कोरबा जिले के 2 पुरातात्विक शैलाश्रय। अभी हाल ही में कोरबा जिले के 2 शैलाश्रयों को राज्य सरकार के द्वारा संरक्षण सूची में डाला गया है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। बरहाझरिया और हाथामाड़ा शैलाश्रय क्षेत्र को किया जाएगा संरक्षित क्षेत्र घोषित। ठीक है, 2 जगहों का नाम याद रखिए, बरहाझरिया और हाथामाड़ा। यहां दोनों में जो शैलाश्रय मिले हैं उनको संरक्षित क्षेत्र सूची के अंतर्गत इसको घोषित किया जाएगा। याद रखिए, इसको अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी कार्यवाही जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। ठीक, इसके लिए पुरातत्व विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है।
बरहाझरिया शैलाश्रय और अरेत्रा गांव के पास स्थित हाथामाड़ा शैलाश्रय के 300 मीटर परिवृत्त क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा। इन दोनों शैलाश्रयों की पहचान क्षेत्र के पुरातत्व मार्गदर्शक श्री हरि सिंह छत्री ने की है। दोनों क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहां पर ये बरहाझरिया शैलाश्रय है। यहां पर आप स्पष्ट रूप से हाथ की आकृति देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार यही बरहाझरिया में ये एक पशु की आकृति जो है वो शैलाश्रयों में अंकित मिली है। ठीक, हाथामाड़ा की बात करें तो हाथामाड़ा शैलाश्रय में भी आप यहां पर देख पा रहे हैं पशु की आकृति जो है ये चिन्हित है। इसके अलावा यहां पर एक मंदिर है, ठीक, काफी प्राचीन है। इसको भी संरक्षित सूची में डालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हाथामाड़ा शैलाश्रय कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर मानघोघर नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहां पुरातन काल के हाथों के पंजों के 65 शैल चित्र मिले हैं। ठीक, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, इसी में, और ये तो काफी छोटा क्षेत्र है ना, ये और बड़ा शैलाश्रय है। इसको जब आप देखेंगे तो यहां पर इसी प्रकार पंजे के निशान जो है वो काफी सारे बने हुए हैं। ठीक, उनकी संख्या कितनी है? 65। ठीक, 2 शैल चित्र ज्यामितीय प्रकार के हैं। इस शैलाश्रय में बच्चों के पंजों की आकृतियां भी लाल और सफेद रंग में मिली है। ठीक, बरहाझरिया शैलाश्रय में हाथ के पंजों के 60 चित्र हैं। यहां 40 ज्यामितीय प्रकार के शैल चित्र हैं, 20 हिरण के शैल चित्र हैं और 30 अन्य शैल चित्र भी मिले हैं। जिला मुख्यालय से बरहाझरिया लगभग 35 किलोमीटर दूर है, यानी कि कोरबा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है। पुरातत्ववेत्ता और जानकार इन शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्य और महापाषाण काल तक के मानते हैं, यानी कि तीनों कालक्रम जो है वो इसमें शामिल हैं। एक बार और देख लीजिए इसको। ठीक, ये बरहाझरिया शैलाश्रय के चित्र है ये दोनों, और ये दोनों स्मारक हैं किसके? हाथामाड़ा शैलाश्रय के। ठीक, इसी के आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दोनों शैलाश्रयों के संरक्षित स्थल घोषित होने के बाद कोरबा जिले में पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित स्थलों की संख्या 6 हो जाएगी, यानी केवल कोरबा जिले में 6 ऐसे स्थल हो जाएंगे जो संरक्षित सूची में हैं। ठीक, भारत सरकार के पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्थल कौन कौन से हैं? देखिए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 3 स्थल हैं जिनको संरक्षित घोषित किया गया है कोरबा जिले का। पहला है पाली का शिव मंदिर, तुम्बाड़ का शिव मंदिर और चैतुरगढ़ का किला। वहीं अगर बात करें राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारक कौन सा है, तो कुदुरमाल स्थित कबीर पंथियों की साधना एवं समाधि स्थल, यह राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं भारत सरकार के द्वारा इन 3 क्षेत्रों को या 3 जगहों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ये 2 जो हैं कौन कौन से? हाथामाड़ा और बरहाझरिया। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? टोटल 6 हो जाएगी। अच्छे से याद रखिएगा इन दोनों जगहों के नाम को। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को 1522 करोड़ रुपए खातों में अंतरित। ठीक, आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो 21 मई 2020 से प्रारंभ किया गया है। ठीक, और इसके अंतर्गत किसानों को उनकी फसल के बदले 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाता है। ठीक, ये राशि जो है, ठीक है, इस वर्ष की अगर बात करें, इस खरीफ वर्ष की, तो टोटल 5700 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खातों में डालने का लक्ष्य रखा गया है। फिर से पिछले खरीफ वर्ष की बात करें तो पिछले खरीफ वर्ष में 5750 करोड़ रुपए ऑलरेडी डाला जा चुका है। ठीक, ये राशि 4 किश्तों में किसानों के खातों में अंतरित की जाती है। ठीक।
ठीक, तो ये तो पूरा हो गया है पिछले खरीफ वर्ष वाला। ये जो 5,700 करोड़ रुपए है, इसमें से पहली किस्त जो है वो 21 मई के दिन डाली गई थी, आपको पता होगा। कितना डाला गया था? 1526 करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग 1525.79 ऐसा कुछ था इसका डेटा। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा। और यदि इस 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को 1522 करोड़ रुपए जो है ये किसानों के खातों में डाला गया है। ठीक, यानी 2 किस्त जो है इस खरीफ वर्ष के आदान सहायता के रूप में डाले जा चुके हैं। ठीक, तो इसी को मिलाकर के टोटल कितना हो गया, ये याद रखिएगा 3027 करोड़ रुपए लगभग ये किसानों के खातों में डाला जा चुका है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत दूसरी किस्त के संबंध में ये टॉपिक है। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या बोल रहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को 1522 करोड़ रुपए खाते में अंतरित किया गया है। ठीक, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त के अवसर पर राज्य के करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। ठीक, शायद इसको पढ़ने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी। हाँ, ठीक, तो मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 3,49 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण भी किया। ठीक, इसके पहले 21 मई के दिन जब भुगतान किया गया था तो उस समय केवल गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खातों में अब तक 125 करोड़ रुपए की राशि जो है ये डाली जा चुकी है। ठीक, इसमें और ऐड हो गया कितना? 3,49 लाख रुपए। ये 20 अगस्त के दिन हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है 20 अगस्त को रायपुर शहर में किए गए लोकार्पण। 20 अगस्त का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा 21 अगस्त का, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो लोकार्पित मिलेंगी। ठीक है, इसका लोकार्पण किया गया, उसका लोकार्पण किया गया, इस प्रकार से। ठीक, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, 5 चीजें हैं जिसका लोकार्पण 20 अगस्त को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। इनमें पहला है कलेक्ट्रेट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग। ठीक, दूसरा है फाफाडी चौक पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तीसरा है रायपुर के भाठा गांव में निर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल परिसर। 6 MLD यानी कि मीट्रिक लीटर पर डे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट खारून नदी पर जो स्थित है। ठीक, और भगत सिंह चौक पर स्थित नवनिर्मित शेड। इन 5 का लोकार्पण 20 अगस्त के दिन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इनको। यहां पर आप देख पा रहे हैं अंतरराज्यीय बस टर्मिनल परिसर भाठा गांव रायपुर। यह है अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल परिसर। ठीक, मल्टी लेवल पार्किंग यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह मल्टी लेवल पार्किंग है, अलग अलग लेवल में पार्किंग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा शहीद स्मारक अंग्रेजी माध्यम स्कूल फाफाडी चौक। देखिए ये स्कूल है, पीछे आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार स्कूल बनाया गया है। ठीक, इसके अलावा यह है भगत सिंह चौक पर निर्मित शेड। ठीक, यहां पर बेसिकली इसको बनाने का उद्देश्य यह है कि बरसात के समय या गर्मी के समय, ठीक, इसके नीचे जो यात्री हैं वो खड़े हो सके। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है कोविड टीकाकरण में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम 5 राज्यों में। ठीक, जारीकर्ता कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार ने हाल ही में इसके आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप 5 स्टेट्स में शामिल है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 60 वर्ष से अधिक आयु के 74% जो लोग हैं उनको प्रथम डोज लग चुका है, पहला टीका लग चुका है। ठीक, वहीं 18 से अधिक आयु वर्ग के 54% लोगों का प्रथम डोज
दिया जा चुका है। ठीक है, इनको भी प्रथम डोज दिया जा चुका है। कोविड टीकाकरण में देश का राष्ट्रीय औसत, इंडिया की बात हो रही है, ठीक, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 59% लोग जो हैं ये टीकाकृत हो चुके हैं, इनको फर्स्ट वैक्सीन लग चुका है। वहीं 18 से अधिक आयु वर्ग के 46% लोगों को पहला टीका जो है वो लग चुका है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय औसत से भी हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, काफी आगे है। ठीक, यहां पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 59% है और हमारे छत्तीसगढ़ का औसत कितना, 74 है। वहीं 18 से अधिक आयु वर्ग का राष्ट्रीय औसत कितना है, 46%, तो छत्तीसगढ़ का कितना है, 54%। दोनों ही मामले में हम क्या हैं, राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक हमारा चर्चित व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत हैं श्री प्रमोद कुमार शुक्ला। इनको हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करपावंड बकावंड के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के व्याख्याता श्री प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि इनका नाम जो है वो चयनित किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिए शिक्षकों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची घोषित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन किया जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है प्रमोद कुमार शुक्ला जी। चले, तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है प्रश्नोत्तर का सेगमेंट। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित नए जिलों में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा नाम है जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित 4 नए जिलों में शामिल नहीं है? ठीक, ऑप्शन है मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ या सरायपाली। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने नए तहसीलों की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 16, 18, 17 या 19। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरबा जिले के 2 पुरातात्विक शैलाश्रय क्षेत्र राज्य संरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु चिन्हित किया गया है, उनका नाम क्या है? ठीक, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना का नवीन नामकरण क्या है? ऑप्शन है श्री धन्वंतरी योजना, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर खूबचंद बघेल दवाई वितरण योजना, तीसरा ऑप्शन है मिनी माता दवाई वितरण योजना, चौथा ऑप्शन है शहीद वीर नारायण दवाई वितरण योजना। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के शिक्षक कौन है? अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने देखा है। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 15 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक के कुछ ऐसे छत्तीसगढ़ से जुड़े समसामयिकी घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।